नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त है खबरें अब तक का। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और प्रदेश की कई अहम खबरें जो सीधे आपकी सुरक्षा, लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हैं। जी हां, हम सबसे पहले बात करेंगे सदन में हुई अजीब घटना की, जब लोकसभा में ई सिगरेट का मुद्दा उठने से हंगामा मच गया। फिर चर्चा करेंगे चुनावी प्रणाली पर, क्या हमें ईवीएम छोड़कर फिर से बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे संदेश खाली घटना पर। उत्तर 24 परगना जिले में शाहजहां शेख केस में मुख्य गवाह के बेटे की संदिग्ध मौत ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। और आखिर में आपको बताएंगे कफ सिरप के करोड़ों रुपए के काले कारोबार की कहानी, जिसमें शुभम जायसवाल अभी भी फरार हैं और यूपी की एजेंसियां लगातार कार्यवाही कर रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। अनुराग ठाकुर ने डीएमके पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप, लोकसभा में भारी हंगामा। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। इंडिगो के लिए एक और मुसीबत, 58 करोड़ रुपए का मिला जीएसटी नोटिस। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद में अदा की गई जुमे की नमाज, हुमायूं कबीर भी शामिल। लखनऊ में सन की आशिक ने युवती को गोली मारी, गंभीर रूप से घायल, आरोपी फरार। वायु प्रदूषण पर प्लान बनाए सरकार, लोकसभा में बोले नेता विपक्ष राहुल गांधी। ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव से भारत को रखा बाहर। भारत में मोटापा घटाने वाली दवा की हुई एंट्री, 2200 रुपए साप्ताहिक कीमत तय। सोने की कीमतों में तेजी जारी, गिरे चांदी के भाव, 1,32,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। 3 कारणों से चढ़ा शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 अंक उछला, निफ्टी फिर 26,000 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं सदन में ई सिगरेट को लेकर हुए हंगामे की। लोकसभा का शीतकालीन सत्र, जहां सांसदों की चर्चा होती है बड़े बड़े कानूनों और देश हित के मसलों पर, लेकिन बीते दिन अचानक सदन में छा गया एक अजीबोगरीब सा मुद्दा। जी हां, ई सिगरेट का, जहां इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जी हां, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जिसे देश में बैन किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संसद में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं? कौन है इस मामले के पीछे और आखिर संसद की गरिमा का किस पर सवाल खड़ा हो गया है? आइए विस्तार से इस मुद्दे की ओर बात करते हैं। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के बीच में लोकसभा में बीते दिन एक वाकया हुआ। उन घटनाओं में से एक वाकया हुआ जिसने सदन की गरिमा और नियमानुसार व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब सांसदों के बीच आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की अपेक्षा नहीं की जाती, तभी अचानक ई सिगरेट के मुद्दे ने सदन को हिलाकर रख दिया। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही के बीच जब सभी सांसद कानून और बजट पर बहस में व्यस्त थे, तभी भाजपा के हिमाचल प्रदेश के सांसद ठाकुर अनुराग ने सदन में एक ऐसा मुद्दा उठाया जो ज्वलनशील हो गया। जी हां, ई सिगरेट का मुद्दा। उन्होंने कहा कि संसद में कुछ अजीब गंध और धुआं दिखाई दिया। क्या नियम संसद में लागू नहीं होते? अनुराग ठाकुर ने किसी सांसद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सदन में सिगरेट पी रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा कि संसद वो जगह है जहां करोड़ों लोग उम्मीद से देखते हैं। ऐसे में नियमों के खिलाफ कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से आग्रह किया कि मामले की जांच की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सुनिए। सर, मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में ई सिगरेट, एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर, भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ। सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर।
कोई भी मान्य सर टीएमसी के सांसद एक पी रहे हैं मिनट व्यवस्था सर दे रहा चेक हूं। कर नहीं सर आप चेक करवाइए सर एक मिनट व्यवस्था दे रहा सर हूं सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया मैं। है एक मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत स्पष्ट किया कि संसद में किसी सांसद को कोई छूट नहीं है, नियम सभी के लिए बराबर हैं और एक तरीके से लागू होते हैं। सदन की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक सांसद की जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी तक उन्हें कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अगर कोई प्रमाण सामने आते हैं तो कड़ी कार्यवाही जरूर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 2019 में जब भारत सरकार ने ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था तो फिर ये कैसे मामला उजागर हुआ, बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि निर्माण, आयात, बिक्री, निर्यात सब कुछ जो है गैर कानूनी है, तो आखिर ई सिगरेट बन कहां रही है। उल्लंघन पर जेल और जुर्माना भी लगाया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने जब कहा था कि ई सिगरेट खासकर युवाओं और स्कूल में बच्चों में तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, हालांकि जैसे ही सदन में चर्चा हुई संसद परिसर में हलचल बढ़ गई। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने खुले में सिगरेट पीते उन्हें देखा गया था, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें देखा और टोका भी, जिसका वीडियो अब संसद गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। ये वीडियो देखिए। शेखावत जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं खुला जगह में आप प्रतिबंधित है। आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। दादा के स्वास्थ्य आपके को कोई स्वास्थ्य का तकलीफ नहीं खतरा है है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं आप। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप लोग बना के रखे हैं सिगरेट हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू हमारे को कोटा से दादा दादा चोरी भी करते हैं। जाहिर है कि लोकसभा में ई सिगरेट का ये मामला अभी शांत नहीं हुआ। भाजपा इसे विपक्ष की गंभीरता की कमी बता रही है, जबकि टीएमसी से सरकार द्वारा मुद्दा भटकाने की कोशिश करार दे रही है। स्पीकर ने सदन में सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक कार्यवाही सार्वजनिक नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने सांसद यानी कि संसद के भीतर जो है वो अनुशासन, सांसदों के व्यवहार और लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या संसद में नियमों की अवहेलना बढ़ रही है? क्या इस मामले में जांच होगी या फिर सार्वजनिक यानी कि राजनीतिक बहस की जानी चाहिए? खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी अगली खबर की ओर। भारत के चुनावों का सबसे बड़ा सवाल फिर उठ गया है कि क्या ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को छोड़कर फिर से बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के मनीष तिवारी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जैसी कई दिग्गज हस्तियों का कहना है कि ईवीएम में भरोसा कम हो गया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जर्मनी में ईवीएम से दिया गया वोट मान्य नहीं है, तो क्यों ना भारत में भी पारंपरिक बैलेट प्रणाली को अपना लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में बैलेट पेपर हमारे लिए समाधान है या फिर इससे और भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। चलिए पुराने जमाने की याद दिलाते हैं और देखते हैं कि बैलेट पेपर के चुनाव कैसे होते थे। यूपी, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए बाहुबल का खेलाम था। नेताओं के गुंडे सुबह सुबह बूथ पर कब्जा कर लेते और बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाते और 10 से 15 मिनट में हजारों फर्जी वोट डाल देते। 1980 और 90 के दशक में बिहार में एक ही बूथ पर 2500 से 3000 फर्जी वोट पड़े थे। पुलिस बस देखती रहती थी। बूथ लूटने वाले नेताओं की जगह बाद में खुद नेता बनने लगे और
परिणाम स्वरूप संसद और विधानसभाओं में आधे से ज्यादा दागी लोग पहुंच गए। आपको बता दें कि 1952 से 2004 तक भारत में चुनाव बैलेट पेपर से ही होते थे और उस समय की स्थिति कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति को वोट डालने में 4 से 5 मिनट लग जाते थे। दोपहर 2 बजे तक कतार लंबी हो जाती थी, लाखों वोट नहीं डल पाते थे। 1996 में कई जगह वोट देने वाले केवल 30 से 35% ही पहुंचे। इतना ही नहीं, गलत स्टैम्प, फटा बैलेट, ज्यादा कम स्टैम्प के कारण 6 से 12% वोट जो थे वो अमान्य हो जाते थे। 1991 में लोकसभा चुनाव में तकरीबन 9% वोट यानी तकरीबन 4 करोड़ के आसपास वोट खराब हो गए थे। 543 लोकसभा और हजारों विधानसभा सीटों की गिनती में कई दिन लगते थे। 1998 में ही राजस्थान में गिनती में 9 दिन तक टाइम खर्च हो गया था। वहीं 1999 में चुनाव में अकेले 80 लाख किलो कागज इस्तेमाल हुआ। वहीं आज के समय की बात करें तो अब 97 करोड़ मतदाता हैं, लगभग 12 से 15 उम्मीदवार हर सीट पर हैं। इसका लगभग 12 से 14 अरब बैलेट पेपर चाहिए होगा। साथ ही साथ 2024 में सिर्फ वीवीपैट रिसिप्ट छापने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं बैलेट पेपर से नतीजे आने में कई दिन लग सकते हैं और हॉर्स ट्रेंडिंग और कोर्ट कचहरी की संभावना बढ़ सकती है। चुनाव आयोग का कहना है कि बैलेट पेपर वापसी का मतलब बूथ कैप्चरिंग की गारंटी है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या हम देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाना चाहते हैं या फिर पुराने जमाने की भयानक वोटिंग को याद करके पीछे लौटना चाहते हैं। ईवीएम ने समय, पैसा, पेड़ों की सुरक्षा बचाई और नतीजों में तेजी लाई, लेकिन क्या भरोसा है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है? ये फैसला अब सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि आम जनता के विश्वास का भी है। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी अगली खबर की ओर। संदेश खाली याद है ना? जी हाँ, वही जो 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान चर्चा में था। उत्तर 24 परगना जिले का एक छोटा सा गांव जो कभी टीएमसी के स्ट्रॉन्गमैन शाहजहां शेख के आतंक का पर्याय था, जहां आज भी वो सुर्खियों में है। दरअसल बीते 10 दिसंबर को संदेश खाली में हुआ एक एक्सीडेंट जिसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। एक वीडियो रिपोर्ट में एक दुखी मां की आवाज गूंज रही है। महिला कहती है कि पिता बशीरहाट कोर्ट जा रहे थे। शाहजहां शेख ने जेल से ही ये प्लान किया है। क्या कभी इसकी सुनवाई होगी? मां की गोद हमेशा के लिए खाली हो गई। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव से सोमवार की सुबह एक दुखद खबर आई। शाहजहां शेख केस के मुख्य गवाह भोला घोष अपने बेटे सत्यजीत घोष और ड्राइवर शाहनूर मुल्ला के साथ बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार बसंती हाईवे पर एक खाली ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में मौके पर ही सत्यजीत घोष और शाहनूर मुल्ला की मौत हो गई। भोला घोष गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि वो जिस मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे उसका संदेश खाली केस से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन ये घटना राज्य में राजनीतिक हलकों में चिंता का विषय बन गई है। हादसे के बाद एक दुखी मां की आवाज भी सुनाई दी, जहां पर उन्होंने बेटे की मौत को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं लगती है। आपको बता दें कि संदेश खाली कभी शांतिपूर्ण गांव हुआ करता था, लेकिन 2010 के दशक से टीएमसी के उदय के साथ ही ये सिंडिकेट राज का केंद्र बन गया। 2011 में टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन को उखाड़ा। शाहजहां शेख ने स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट बनाकर जमीन कब्जा, अवैध मछली पालन और वसूली के जरिए बड़े पैमाने पर पैसा कमाया। 2013 में सीपीएम छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। मात्र 10 साल में जिला परिषद सदस्य और संदेश खाली टीएमसी के सभापति बने। स्थानीय महिलाओं ने पहले भी टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न और धमकियों का आरोप लगाया था। कुछ मामलों में तो महिलाओं ने सामूहिक बलात्कार की शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था। संदेश खाली की राजनीति टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। शाहजहां जैसे नेता इस वोट बैंक के कोर है। 2024 लोकसभा चुनाव में ये क्षेत्र बीजेपी के लिए हॉट स्पॉट माना गया था। दरअसल 2011 के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ी। सीपीआई-एम के 56 नेताओं की हत्या हुई, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे। 2024 लोकसभा और 2018 पंचायत चुनावों में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। इतना ही नहीं, महिलाओं पर अत्याचार और सांप्रदायिक दंगे आम हो गए। इसीलिए संदेश खाली हादसा इस हिंसा, डर के माहौल का नया उदाहरण माना जा रहा है।
जाहिर है ये एक्सीडेंट किसी व्यक्ति को सामान्य नहीं लग रहा। ये पूरे बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। यह हादसा बताता है कि किस तरीके से बंगाल की राजनीति टीएमसी की मुट्ठी में कैद है। अगर ये एक्सीडेंट सिर्फ एक मौत नहीं तो ये न्याय व्यवस्था पर हमला है और लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है। क्या ये संयोग हो सकता है कि मुख्य गवाह का बेटा ठीक कोर्ट जाते समय मर गया? ये टीएमसी के जंगल राज की नई कड़ी तो नहीं है। संदेशखाली की राजनीति अब भी डर और हिंसा की जाल में फंसी हुई है और देश की नजरें अब इस घटना पर टिकी हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में करोड़ों रुपए का कफ सिरप काला कारोबार पकड़ा गया। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अब भी फरार है। योगी सरकार और एजेंसियां इस पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। शुभम के अलावा प्रशांत उपाध्याय और कई फर्मों के संचालक की भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को सोनभद्र जिले में चिप्स और नमकीन के पैकेट में कोडीन युक्त करोड़ों की कफ सिरप बरामद हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 नवंबर को गाजियाबाद में भी इसी तरीके की कफ सिरप बरामद हुई। दोनों मामलों के तार शुभम जायसवाल वाराणसी से जुड़े थे। वहीं 15 नवंबर को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने वाराणसी में शुभम की 27 फर्मों और 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में पता चला कि शुभम की फर्म से लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की शीशी कफ सिरप खरीदी गई और बेची गई। 18 नवंबर को वाराणसी पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। जांच में पता चला कि कफ सिरप बांग्लादेश तक सप्लाई हुई। 22 नवंबर को विभागीय जांच में पता चला कि कई फर्म केवल कागज पर चल रही थी और कुछ अफसरों की मिलीभगत भी सामने आई है। 27 नवंबर को लखनऊ एसटीएफ ने शुभम के करीबी अमित सिंह को टाटा को गिरफ्तार कर लिया, जहां अमित टाटा को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के भी कनेक्शन सामने आ गए। जहां 30 नवंबर को शुभम के पिता भोला प्रसाद को कोलकाता एयरपोर्ट से भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी विदेश भागने की फिराक में थे। 2 दिसंबर को एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया और 3 दिसंबर को ईडी ने शुभम जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और वाराणसी स्थित उसके घरों पर नोटिस भी चिपका दिए। 5 दिसंबर को शुभम का 12 मिनट 33 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताया और मामले की सफाई भी दी। इसी दिन उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल से भी एसआईटी ने पूछताछ कर ली। इस पूरे काले कारोबार में यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा, बंगाल और बांग्लादेश तक नेटवर्क फैला हुआ है। अभी तक शुभम जायसवाल फरार है और जांच लगातार जारी है। प्रशासन और एजेंसियों की कार्यवाही से इस काले कारोबार के कई राज खुल चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। तो देखा आज हमने कि देश और प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जो सीधे लोकतंत्र, कानून और जनता की सुरक्षा से जुड़े हैं। संसद में ई सिगरेट का मामला हमें याद दिलाता है कि नियमों और अनुशासन पर पालन हर स्तर पर जरूरी है, लेकिन चुनाव प्रणाली पर बहस ये दिखाती है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही और सुरक्षित प्रक्रिया कितनी अहम है। संदेशखाली और कफ सिरप काले कारोबार की घटनाएं बताती हैं कि अपराध और राजनीतिक गठजोड़ कैसे समाज और कानून पर असर डाल सकते हैं। ये खबरें सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि एक चुनौती है कि हमें अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून व्यवस्थाओं और समाज की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।